ऐसा शातिर सीरियल किलर जिसने 2 शहरों की पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। मुलजिम को पकड़ना तो दूर की बात है, पुलिस उसके काम करने का तरीका, वारदात करने के तरीके तक को नहीं समझ पा रही थी। आखिर उसका पैटर्न क्या है और वो किस पैटर्न पे काम करता है, पुलिस के हाथ अभी कुछ नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मैं आपका मित्र प्रदीप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सत्य घटनाएं आपको मिल सकें। साल का आखिरी महीना था। साइन पुलिस स्टेशन जो कि बंबई में स्थित है, एक फोन आता है कि साइन रेलवे स्टेशन के पास एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस लाश को देखती है। पुलिस देखकर हैरान हो जाती है कि उस लाश के पूरे शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, सिर्फ उसके चेहरे पर ही घाव थे। उसके चेहरे पर किसी भारी वस्तु से घाव किए गए थे या मारा गया था। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि मौत का कारण चेहरे पर किसी भारी वस्तु से मारना है और इस वारदात का 2 से 4 बजे के बीच होना बताया गया। तो पुलिस अंदेशा लगाती है कि इस व्यक्ति को जब मारा गया होगा जब यह गहरी नींद में सो रहा होगा, क्योंकि समय 2 से 4 का था। पुलिस इंतजार करती है कि कोई बॉडी क्लेम करने के लिए आएगा, पर कोई नहीं आता। ना ही किसी ने मिसिंग पर्सन की कोई रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस कानूनी प्रक्रिया से चलती है और शव का अंतिम संस्कार कर देती है और फाइल को बंद कर देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और पुलिस के पास फिर एक फोन आता है कि साइन स्टेशन के पास एक और लाश पाई गई है। पैटर्न सेम था, तरीका सेम था, काम करने वाला इंसान भी, शायद औरत या आदमी या ग्रुप में जो भी था, उसका तरीका भी बिल्कुल हूबहू पिछली घटना जैसा था। इस मामले को पिछले केस की तरह ही छोटी मोटी जांच के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों ही बॉडी गरीब व्यक्ति की थी जो फुटपाथ पे रहते थे और फुटपाथ पर ही सोते थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए ना तो किसी ने मिसिंग पर्सन, गुम इंसान की रिपोर्ट लिखाई थी और ना ही किसी ने मृत शरीर के लिए दावा प्रस्तुत किया था। अब तीसरी घटना जो होती है वो इस बार बंबई में होती है, पर साइन क्षेत्र में नहीं, माटुंगा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में होती है। पैटर्न वही था, माहौल वही था। जैसे 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया, वैसे इस तीसरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस बार घटना क्षेत्र अलग था। पुलिस साइन एसओजी से संपर्क करती है। माटुंगा पुलिस मामले की गंभीरता को देखती है और इसे गंभीरता से लेती है। माटुंगा पुलिस के साथ भी वैसा ही होता है, ना कोई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखाता है, ना ही कोई बॉडी को क्लेम करने आता है और माटुंगा पुलिस फाइल को बंद कर देती है। पर वारदात का क्रम रुकता नहीं है। 2 वारदात साइन क्षेत्र में हो चुकी थी और 1 वारदात माटुंगा क्षेत्र में हो चुकी थी। वो वारदात का क्रम 1, 2, 3 से बढ़कर लगभग 6 तक पहुंच जाता है। अब माटुंगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एक्टिव मोड में आती है और अपनी टीम बनाती है और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और साइन पुलिस से संपर्क करती है। सभी वारदातों का तरीका एक ही था, सिर्फ इलाके अलग थे। तो पुलिस इस सारी हत्याओं को सीरियल किलिंग से जोड़कर देखती है। वो सोचती है कि एक सीरियल किलर है जो इस वारदात को अंजाम दे रहा है। पर पुलिस के पास अब सवाल ये था कि इस सारी घटनाओं के पीछे कौन है, वो क्यों ऐसा कर रहा है और इसके पीछे क्या रंजिश है, और वो फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को ही क्यों टारगेट बना रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन मृत शरीरों की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो भी वार किए गए थे उनके चेहरे पर किए गए थे और अभी तक ना ही कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी, ना ही कोई उन बॉडियों को शिनाख्त करने के लिए आया था और ना ही किसी ने दावा प्रस्तुत किया था। अब पुलिस के पास अभी तक कोई लीड नहीं थी, ना ही उन्हें ये पता था कि कौन ये कर रहा है। पर पुलिस को एक लीड मिलती है। मृत शरीरों के पास एक बड़ा सा पत्थर मिलता है और उस पर खून लगा होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाती है कि उस पत्थर का वजन 20 से 25 किलो के आसपास है। तो पुलिस इस अंदाजे पर तो पहुंच जाती है कि जो भी वारदात को अंजाम दे रहा है वो जवान व्यक्ति है,
वो औरत या आदमी कोई भी हो सकता है या वही ग्रुप में हो सकते हैं। पुलिस का एक अंदाजा था, पर पुलिस अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। सारी कड़ी जोड़ती है तो ये मामला सीरियल किलिंग का लगता है। उसके पीछे एक औरत या एक आदमी या एक ग्रुप भी हो सकता है। अब पुलिस लोगों को सचेत कर देती है और पेट्रोलिंग चालू कर देती है। खासकर उन लोगों को सचेत करती है जो फुटपाथ पर सोते हैं, क्योंकि उन्हीं को टारगेट किया जा रहा था। पुलिस जांच कर ही रही थी, तभी पुलिस के हाथ एक लीड लगती है। एक आदमी जो होटल में काम किया करता था और वो भी रात को फुटपाथ पर सोता, उसके साथ भी ऐसा ही हमला हुआ था। पर वो व्यक्ति जैसे ही उसके ऊपर पत्थर मारने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है और उसे हल्की फुल्की चोट आती है। पर पुलिस की ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि वह आदमी बताता है कि मैं फुटपाथ पे कोने में सो रहा था, वहाँ पर बहुत अंधेरा था, मैं उस व्यक्ति का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और रास्ते में गश्त बढ़ा देती है। अब जब गश्त बढ़ती है तो पुलिस के पास कोई नई घटना की खबर नहीं आती है। कपड़ों से भी मृत व्यक्तियों की पहचान हो नहीं पा रही थी। मतलब साफ था कि मरने वालों का कोई नहीं था। पुलिस अच्छे से रेकी करती है और जिस भी व्यक्ति पर पुलिस को शक होता है, पुलिस उसे गिरफ्त में ले लेती है और एक एक करके उनसे पूछताछ करती है, पर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है। ऐसा करते करते ये आंकड़ा 12 से कहीं ज़्यादा निकल जाता है, पर पुलिस इस आंकड़े को सिर्फ 12 लोगों की हत्या का बताती है, ताकि लोगों में डर न फैले। अब लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, पर वो गरीब व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, जो फुटपाथ पर ही रात में सोता है, आखिर वो जाए भी तो जाए कहाँ। गरीब अपने डर से अनजान बेखबर फुटपाथ पर ही सो रहा था, पर पुलिस ने उनसे अपील की कि आप लोग ग्रुप में सोएं और अंधेरी जगह ना सोएं। हो सकता है तो ऐसी जगह सोएं जहाँ पर लाइट हो, और अगर लाइट ना भी हो, आप सोते हैं तो ग्रुप में सोएं। अब 12 बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी, पर यह सिलसिला अब हल्का हल्का रुक गया था। अब 6 महीने का समय बीत चुका था। पुलिस ने भी चैन की सांस ली कि कोई वारदात घटित नहीं हुई थी, पर इन्वेस्टिगेशन और अपनी राज की गश्त चालू रखी। अब इसी बीच अचानक कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से खबर आती है कि एक व्यक्ति की लाश पाई गई है। सेम पैटर्न था जो बंबई के साइन और माटुंगा क्षेत्र में अपनाया गया था। वारदात करने का अंजाम भी वही था, तरीका भी वही था, और उसको अंजाम पे पहुंचाने का जो स्टाइल था वो भी वही था। पुलिस को लगा कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया होगा और एक दूसरे लड़ाई झगड़े पर एक दूसरे से पत्थर से हमला कर दिया। बात आई गई हो गई, पर यह सिलसिला रुकता नहीं है। एक मृत शरीर के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद इस खबर आगे तक बढ़ती जाती है, संख्या आगे तक बढ़ती जाती है। इस खबर को कोलकाता के एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छापा जाता है। इस खबर को कलकत्ता के इंग्लिश न्यूज़पेपर में छापा जाता है और एक खबर सब दूर फैल जाती है। और पहली बार इस वारदात करने वाले व्यक्ति को एक नाम दिया जाता है, और जो नाम निकल कर सामने आता है वो नाम होता है स्टोन मैन। क्योंकि उसका कोई नाम तो था नहीं, इसलिए उसे स्टोन मैन के नाम से बुलाया गया और उसकी फाइल बनाई गई। मीडिया में यह खबर फैल गई तो पुलिस ने अपनी गश्त और मुखबिरी तंत्र को और सक्रिय कर दिया। पर यह सब बेकार था, क्योंकि ना तो कातिल पकड़ा जा रहा था, ना ही उसका कोई सुराग मिल रहा था, बल्कि मृत व्यक्तियों की लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी और ये बढ़ते बढ़ते 15 तक पहुंच जाती है। मतलब जो कहानी मुंबई से चालू हुई थी, मुंबई के साइन क्षेत्र से चालू हुई, वो मुंबई के माटुंगा में पहुंची और फिर अब वो कलकत्ता तक पहुंच चुकी थी। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था। कलकत्ता पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कलकत्ता में भी सब कुछ मुंबई जैसा था, वही फुटपाथ का एरिया, वही गरीब और वारदात को अंजाम देने का वही तरीका। कलकत्ता पुलिस के पास भी 20 से 25 किलो का एक पत्थर जब्त होता है, जिससे वारदात करने के लिए उपयोग किया गया था। अब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन बनाती है और एक टीम बनाती है, और उस सर्च ऑपरेशन को नाम दिया जाता है स्टोन मैन,
सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने सभी फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को वार्निंग दी कि आप लोग ग्रुप में सोएं, लाइट वाली जगह सोएं और अकेले में मत सोना। पुलिस को जिस पर भी शक होता था, पुलिस उसे हिरासत में लेती और सख्ती से उससे पूछताछ करती। पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कोलकाता पुलिस को यह आंकड़ा आगे ही बढ़ता गया, पर यह आंकड़ा थमा नहीं। कलकत्ता पुलिस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, पर कोई सबूत ना होने की वजह से उन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया गया। जिन लोगों को शक के दायरे में लिया गया, उनमें से कोई भी कातिल नहीं निकला। पुलिस का ऐसा मानना था कि जब हमने पूछताछ की और कातिलों को सर्च ऑपरेशन चलाया, तो हो सकता है कातिल ये बात सोचकर हमारे हाथ से भाग गया। अभी तक मुंबई और कलकत्ता की वारदातों की गुत्थी नहीं सुलझी थी। अब कलकत्ता पुलिस ने मुंबई पुलिस को साथ लिया और एक विशेषज्ञों की मदद ली और किलर की मानसिकता का आकलन करवाया। विशेषज्ञों की मदद से वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति के दिमाग की एक रूपरेखा बनाई गई। ये निकलकर सामने आया कि वो साइको किलर हो सकता है। ऐसी क्या वजह थी जो उसने लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया? क्या कारण था? क्या कोई दुश्मनी थी? बस उसे ये करके क्या खुशी मिलती थी, या उसे फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से नफरत थी, या उसे गरीब से नफरत थी? क्योंकि उसने ग्रुप में रहने वाले लोगों को कभी नहीं मारा था। वो एक ही वारदात को अंजाम देता था, जो व्यक्ति अंधेरे में सो रहा हो और अकेले में सो रहा हो, और केवल जब भी उसने वार किए, चेहरे पर वार किए, पूरे शरीर में कहीं वार नहीं किए। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चला ही रही थी, बात कर ही रही थी, कलकत्ता पुलिस के टच में थी। तभी अचानक 2016 में एक खबर आती है, और वो खबर ये होती है कि असम के गुवाहाटी से भी ऐसी खबर आती है कि स्टोन मैन इज बैक। गुवाहाटी के फुटपाथ पर भी एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसके पूरे शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है, सिर्फ उसके चेहरे पर निशान है, और पास में ही एक पत्थर पाया गया है। गुवाहाटी में भी 3 कत्ल होते हैं। जो वारदात करने का तरीका बम्बई से चालू हुआ, बम्बई के साइन से बम्बई के माटुंगा पहुंचा, माटुंगा से कलकत्ता पहुंचा, अब वो कलकत्ता से वही पैटर्न 2016 में इतनी साल बाद गुवाहाटी असम में पहुंच गया। वारदात का तरीका एक, वारदात जिनको शिकार बनाया गया वो फुटपाथ पे सोने वाले लोग, पर ये काम किसने किया? औरत या किसी आदमी या किसी ग्रुप ने या किसी साइको किलर ने? पुलिस के पास इन किसी भी सवाल के जवाब नहीं थे। पुलिस ने इस पूरी फाइल को एक नाम दिया था, वो नाम था स्टोन मैन। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को भयभीत करना, किसी के अंतरात्मा को दुखाना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है और सतर्क रहना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। घटना कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी अगली सत्य घटना में सब तक मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपने कमेंट्स में बताएं कि स्टोन मैन की कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद।